बात पे गौर किया है कि हमारा दिमाग असल में एक चलता फिरता व्याकरण का सुपर कंप्यूटर है? बिल्कुल। मेरा मतलब है बिना कोई नियम पुस्तिका खोले या बिना कुछ रटे हम सब रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे ऐसे जटिल वाक्यों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल करते हैं जिन्हें व्याकरण की भारी भरकम किताबों में बहुत ही डरावने नामों से जाना जाता है। सही बात है, वो नाम सुनकर ही डर लगता है। हाँ, तो इस डीप डाइव में या कह लें इस गहन चर्चा में आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सघन सामग्री है। अच्छा। ये टीचिंग परीक्षाओं जैसे कि सीटेट, टेट और केवीएस के लिए तैयार की गई 12 स्लाइड्स की एक पूरी मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। ओहो, मतलब एकदम एग्जाम वाला माहौल है आज। बिल्कुल। इस सामग्री को इन परीक्षाओं के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण का ब्रह्मास्त्र कहा गया है। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों को रटना नहीं है। रट्टा मारना तो वैसे भी कोई समाधान नहीं है। एकदम सही। इस मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन के जरिए हम उस सोर्स कोड या वास्तुकला को डीकोड करेंगे जो हमारी भाषा के पीछे 2400 घंटे काम कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, अक्सर व्याकरण शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है, जैसे ये कोई थोपी गई सजा हो। हाँ, एक हौवा सा लगता है ना? लेकिन अगर हम स्क्रीन पर मौजूद इस पहली स्लाइड के विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो व्याकरण कोई डराने वाली चीज नहीं है। तो फिर ये है क्या असल में? ये तो बस एक ऐसी मैनुअल है, एक ऐसा सिस्टम है जो भाषा को स्थिरता देता है, एक स्टेबिलिटी। बिना इस नियम पुस्तिका के हमारे शब्द सिर्फ हवा में तैरती हुई आवाजें बनकर रह जाएंगे और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आज हम एक 1-on-1 ऑनलाइन क्लास की तरह इसे समझेंगे। हाँ, आज हम इसी छुपी हुई वास्तुकला को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ये देखते हुए कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि एक पूरे विचार में बदल जाती है। तो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी स्तर से करते हैं। अगर हम स्लाइड नंबर 2 पर आएं, तो इस अध्ययन सामग्री में सबसे पहले भाषा की नींव की बात की गई है। ध्वनि और वर्ण वाली स्लाइड। हाँ, यहाँ एक बहुत ही तार्किक क्रम समझाया गया है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य का सफर। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, अगर भाषा एक विशाल इमारत है तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि उस जमीन की कच्ची मिट्टी है। अच्छा उदाहरण है। और वर्ण उस मिट्टी से पकी हुई ईंटें हैं और वाक्य वो पूरा कमरा है जो उन ईंटों से खड़ी हुई दीवारों से बनता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इंसान तो जन्म लेते ही रोने, चिल्लाने और तरह तरह की ध्वनियां निकालने में सक्षम होता है। हाँ, प्राकृतिक रूप से। हाँ, और आजकल तो इंटरनेट पर स्लैंग्स और मीम्स की अपनी अलग ही भाषा चल रही है, जहाँ सारे नियम टूट जाते हैं फिर भी बात तो समझ में आई जाती है। हाँ, होता है। तो फिर हमें इस व्याकरण रूपी सख्त नियम पुस्तिका की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये सिर्फ चीजों को मुश्किल बनाने के लिए है? ये एक बहुत ही वाजिब और दिलचस्प सवाल है। देखिए, स्लैंग्स और टूटी फूटी भाषा काम तो चला देते हैं, लेकिन व्याकरण की असली जरूरत सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं है, बल्कि भाषा को एक लंबी स्थिरता देने के लिए होती है। मतलब ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। बिल्कुल। जो ध्वनियां इंसान मुंह से निकालता है वे तो मौखिक इकाई हैं, हवा में खो जाती हैं। सही बात है। उन्हें एक ऐसा रूप देना जरूरी था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सके। इसीलिए इस सामग्री में वर्ण पर इतना जोर दिया गया है, जो कि सबसे छोटी इकाई है। हाँ, वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एक एटम की तरह है। ओह, एटम। जब इंटरनेट स्लैंग्स बदलते हैं तो वे 1-2 पीढ़ियों के साथ खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन नियमों में बंधी भाषा सदियों तक अपना अर्थ नहीं खोती। ये बात तो है। क, म, ल, तब वो शब्द बनता है। क्या बात है, मतलब बिना व्याकरण के कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा और भाषा बिखर जाएगी। बिल्कुल बिखर जाएगी। अब जब ये नींव एकदम स्पष्ट हो गई है तो इस वास्तुकला में अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जो हमारी तीसरी स्लाइड में है। हाँ, संज्ञा। नींव तैयार होने के बाद इमारत खड़ी करने के लिए हमें मुख्य किरदार चाहिए। सामग्री में इन्हें संज्ञा यानी नाउन के रूप में पेश किया गया है। संज्ञा को इस वास्तुकला की नींव का सबसे ठोस हिस्सा बताया गया है। जैसे व्यक्तिवाचक हो गया हिमालय, जातिवाचक पहाड़, भाववाचक बचपन, समूहवाचक सेना और द्रव्यवाचक सोना। सही। ये तो समझ आता है कि जो दिखता है उसका नाम है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा का विकास क्यों हुआ होगा? हम बचपन या प्रेम को छू तो नहीं सकते।
यहाँ हम असल में भाषा के मनोविज्ञान को देख रहे हैं। मनोविज्ञान, वो कैसे? देखिए, भाववाचक संज्ञाएं इसलिए विकसित हुई क्योंकि इंसानी अनुभव सिर्फ भौतिक चीजों तक, यानी जो चीजें दिखती हैं उन तक सीमित नहीं है। हम महसूस भी करते हैं। बिल्कुल। हम विचारों और अवस्थाओं पर भी चर्चा करना चाहते थे। जब हम बचपन कहते हैं तो हम किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? हम एक पूरी मनोवैज्ञानिक अवस्था को एक नाम दे रहे हैं ताकि उस पर बात की जा सके। ये इंसान की अमूर्त सोचने की क्षमता यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सीधा प्रमाण है। वाओ! और फिर इसी संज्ञा के बोझ को कम करने के लिए अगली स्लाइड में एंट्री होती है सर्वनाम की। हाँ, प्रोनाउन। सामग्री में सर्वनाम के 6 प्रकार दिए गए हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। लेकिन मेरी नजर सीधी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक पर गई जो स्लाइड नंबर 4 में निजवाचक सर्वनाम के लिए दी गई है। कौन सी ट्रिक? इसमें एक उदाहरण है, मैं आप खाना खाऊंगा। सच कहूं तो इसे पढ़कर मुझे हंसी आ गई। हाँ, वो थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, है ना? हाँ, क्योंकि सामान्य बातचीत में आपका मतलब किसी को सम्मान देना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है खुद काम करना। एकदम। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे मैं अपने आप कर लूंगी। तो क्या सर्वनाम का मुख्य काम बस यही है कि भाषा बोरिंग ना लगे? अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्वनाम भाषा को सिर्फ बोरिंग होने से ही नहीं बचाता। तो और क्या करता है? वो भाषा की इकोनॉमी यानी मितव्ययता का सबसे बड़ा टूल है। इसका मुख्य उद्देश्य संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन को रोकना और दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को बचाना है। प्रोसेसिंग पावर? हाँ, जरा सोचिए, अगर हमें कहना पड़े राम सुबह उठा, फिर राम ने राम का खाना खाया, फिर राम राम के काम पर गया। उफ, ये तो बहुत ही थका देने वाला है। बिल्कुल, ये कितना अटपटा लगता है। सर्वनाम इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं। और आपने जो निजवाचक वाली ट्रिक पकड़ी वो परीक्षाओं के लिए बहुत सटीक है। अच्छा। इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी एक बहुत ही तार्किक अंतर है। वो क्या है? कोई शब्द हमेशा सजीव प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई आ रहा है। हाँ। हम कभी नहीं कहते कि कुछ आ रहा है। हाँ। अगर कोई इंसान हो तो। बिल्कुल। और कुछ हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे दाल में कुछ काला है। अरे हाँ। भाषा ने बहुत ही चतुराई से सजीव और निर्जीव के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। ये तो सच में कमाल की व्यवस्था है। कोई और कुछ का ये अंतर तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं बिना ये जाने कि इसके पीछे इतना साफ नियम है। यही तो इस मास्टर क्लास का मजा है। बिल्कुल। अब जब हमारी इमारत में ईंटें लग गई हैं, संज्ञा और सर्वनाम अपनी जगह आ गए हैं, तो स्लाइड 5, 6 और 7 के हिसाब से इस ढांचे को सजाने और इसमें जान डालने का समय है। यानी विशेषण और क्रिया। विशेषण को वाक्यों का अलंकार बताया गया है, जो वाक्यों को सजाते हैं। जैसे गुणवाची हो गया, अच्छा, संख्यावाची, परिमाणवाची, जिसे मापा जाए। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है? इसमें एक सार्वनामिक विशेषण का जिक्र है। अब यह और वह तो सर्वनाम होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। फिर ये अचानक से विशेषण कैसे बन गए? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी खिलाड़ी ने बीच मैच में अपनी जर्सी बदल ली हो। बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका। और आपको बता दूं, छात्र अक्सर यहीं आकर कंफ्यूज होते हैं। तो इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, सर्वनाम का काम है संज्ञा की जगह लेना। लेकिन जब कोई सर्वनाम संज्ञा की जगह लेने के बजाय ठीक उसके आगे खड़ा होकर उसकी तरफ इशारा करने लगे, जैसे यह लड़का। बिल्कुल, जैसे यह लड़का, तो वो अपना असली काम छोड़कर उस संज्ञा की विशेषता बताने लगता है। ओहो, क्योंकि अब वो दुनिया के सारे लड़कों की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इस लड़के की बात कर रहा है। जी। वो एक पॉइंटर बन गया है। अच्छा। इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब पूरी तस्वीर साफ हुई। मतलब जगह बदलने से शब्द का काम बदल जाता है। एकदम सही पकड़ा। काम की बात हो ही रही है तो क्रिया वाले हिस्से पर आते हैं, जिसे इस मास्टर क्लास में वाक्य का इंजन कहा गया है। हाँ, बिना क्रिया के वाक्य आगे नहीं बढ़ता। इसमें कर्म के आधार पर सकर्मक, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, और अकर्मक, जैसे राम खेल रहा है, ये क्रियाएं दी हैं। लेकिन मेरी नजर एक खास तरह की क्रिया पर अटक गई, प्रेरणार्थक क्रिया या कॉजिटिव वर्ब। अच्छा, वो वाली? इसे पढ़कर मुझे लगा कि ये तो असल में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के बॉस वाली क्रिया है। बॉस वाली क्रिया। हाँ, जहाँ कर्ता काम खुद नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। बिल्कुल। जैसे स्लाइड में उदाहरण है, सुरेश से चाय बनवाई।
बॉस वाली क्रिया, ये एनालॉजी एकदम सटीक है ना? हाँ, भाषा सिर्फ ये नहीं बताती कि काम क्या हो रहा है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि सत्ता या कमांड किसके पास है। बिल्कुल। प्रेरणार्थक क्रिया इसी डेलीगेशन या कार्य सौंपने की क्षमता को दर्शाती है। और अगर परीक्षा के नजरिए से स्मार्ट ट्रिक्स की बात करें, तो इसी हिस्से में पूर्वकालिक क्रिया की एक अचूक पहचान बताई गई है। वो ट्रिक क्या है? इंसान अक्सर एक काम खत्म करके तुरंत दूसरा शुरू करता है। इसे दर्शाने के लिए शब्द के अंत में हमेशा कर लगा होता है। जैसे उठकर, खेलकर। बिल्कुल, सोकर, खाकर। अगर वाक्य है वो खाकर सो गया, तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अरे वाह! बिना किसी लंबी परिभाषा के सिर्फ यह कर देखकर दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये काम पहले हुआ है। ये कर वाली ट्रिक तो सच में समय बचाने वाली है। एग्जाम में बहुत काम आएगी। बहुत ज्यादा। और समय बचाने की बात से मुझे इस सामग्री के उस हिस्से की याद आ रही है जो 7वीं स्लाइड में काल यानी टेंस के बारे में है। कॉल, जिससे बहुत लोग डरते हैं। हाँ, यहाँ एक पूरी समय रेखा है। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश लिखा है, परीक्षा के लिए पूरे वाक्य में उलझने के बजाय केवल वाक्य के अंत को पहचाने। बिल्कुल, एंड मार्कर्स। मतलब अगर भूतकाल है तो अंत में था, थी, थे होगा। वर्तमान है तो ता है, रहा है होगा। क्या ये सिर्फ परीक्षा पास करने का एक शॉर्टकट है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? अब ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, ये हिंदी भाषा के काम करने का मुख्य एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम? वो कैसे? देखिए, हिंदी एक SOV यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब भाषा है। इसका मतलब है कि हमारे वाक्यों में क्रिया और काल हमेशा वाक्य के बिल्कुल अंत में आते हैं। अच्छा, हाँ। जब हम हिंदी सुनते हैं तो हमारा दिमाग शुरुआत में जानकारी जमा करता है, लेकिन पूरी तस्वीर और समय का बोध उसे वाक्य के बिल्कुल आखिरी शब्द पर जाके होता है। मतलब सस्पेंस आखिर तक रहता है? एकदम। एंड मार्कर्स वही जगह हैं जहां दिमाग टाइमलाइन को प्रोसेस करता है। अगर रहा था है तो दिमाग समझ जाता है कि अतीत में कोई काम चल रहा था। ये स्लाइड इसी प्राकृतिक प्रोसेसिंग को परीक्षा के लिए एक टूल में बदल देती है। बहुत ही उम्दा विश्लेषण। मतलब हमारा दिमाग वाक्यों के अंत में जाकर फाइल को सेव करता है। बिल्कुल। अब तक तो हमारी इमारत बन भी गई, सज भी गई और उसका इंजन भी चालू हो गया। लेकिन स्लाइड नंबर 8 और 9 में कुछ अलग ही कहानी है। अव्यय की कहानी। हाँ, यहाँ बात की गई है अव्यय की। इन्हें अविकारी शब्द कहा गया है। अगर मैं अपनी इमारत वाली बात को आगे बढ़ाऊं? हाँ, बताइए। तो इस इमारत में कुछ ऐसा सीमेंट भी लगा है जिस पर मौसम का यानी लिंग, वचन और काल का कोई असर नहीं होता। बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये शब्द कभी नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आज, धीरे और वाह। बिल्कुल। अविकारी का अर्थ ही है जिसमें कोई विकार या बदलाव न आ सके। यही वे स्थिर पिलर्स हैं जो भाषा के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, एक वचन हो या बहुवचन, धीरे शब्द हमेशा धीरे ही रहेगा। हाँ, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि लड़की धीरे चल रही है। एकदम नहीं, वो धीरे ही चलेगी। इनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक शामिल हैं। इसी हिस्से में एक और प्रकार है जिसने मुझे बहुत हैरान किया, निपात। निपात, ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, सामग्री बताती है कि निपात वे शब्द हैं जो वाक्य में बल लाते हैं, यानी एम्फेसिस, जैसे ही, तो, तक। ये सच में चौंकाने वाला है कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द पूरे वाक्य का वजन ही बदल देते हैं। जरा सोचिए, मैंने किया है एक बहुत ही सामान्य सी बात है, साधारण सा वाक्य है। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने ही किया है तो इसका पूरा अर्थ बदल गया। बिल्कुल बदल गया। अब इसमें एक जिद है, एक आत्मविश्वास है और शायद थोड़ा सा अहंकार भी। जमीन आसमान का फर्क आ गया इस एक ही अक्षर से। यही तो भाषा की सबसे बड़ी ताकत है। ये ही और तो जैसे शब्द हमारी भावनाओं के वॉल्यूम कंट्रोल की तरह काम करते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल, वाह। और भावनाओं को सही आकार देने के लिए वाक्य रचना भी बहुत अहम है, जिसे स्लाइड 9 में एक बहुत ही शानदार विजुअल संरचना के साथ समझाया गया है। विजुअल संरचना? हाँ, जैसे सरल वाक्य एक सिंगल स्वतंत्र ब्लॉक की तरह है। अच्छा। मिश्र वाक्य में 2 ब्लॉक हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर टिके हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम आओगे। हाँ, यहाँ एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। बिल्कुल। और तीसरा है संयुक्त वाक्य,
जो दो पूरी तरह से आजाद ब्लॉक्स को एक चेन से जोड़ता है, जैसे और, या, किंतु। हाँ, संयुक्त वाक्य में दोनों हिस्से आजाद होते हैं। अगर बीच से और हटा भी दें तो दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह पूरे और स्वतंत्र होते हैं। एकदम सही। ये विजुअल संरचना सच में दिमाग में छप जाने वाली है। और अब हम इस मास्टर क्लास के अंतिम और सबसे रोमांचक चरण पर आते हैं, स्लाइड 10, 11 और 12। परीक्षा के ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल। इसमें संधि और समास जैसे जटिल विषयों को लगभग गणित और विजुअल आर्ट में बदल दिया गया है। संधि वाला हिस्सा तो किसी जादू जैसा है। लिखा है, अगर शब्द के बीच में बड़ी मात्रा दिखे, जैसे दीपावली, तो वो दीर्घ संधि है। सही। अगर बीच में एक मात्रा दिखे, जैसे नरेंद्र, तो गुण संधि है। और अगर दो मात्राएं देखें, जैसे सदैव, तो वृद्धि संधि है। देखिए, जब कोई छात्र परीक्षा हॉल में बैठा होता है तो उस पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। हाँ, प्रेशर तो होता है। ऐसे में संधि विच्छेद के लंबे नियम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये विजुअल ट्रिक काम आती है क्योंकि इंसानी दिमाग पैटर्न पहचानने में बहुत तेज होता है। मतलब देखते ही आंसर पता चल जाए। बिल्कुल। शब्दों के बीच की मात्राओं का ये पैटर्न देखते ही जवाब 90% मामलों में सही हो जाता है। कमाल है। उसी तरह समास को एक गणितीय फॉर्मूले में ढाल दिया गया है, वर्ड 1 + वर्ड 2। व्याकरण को गणित और विजुअल से जोड़ना इस सामग्री की सबसे बड़ी खूबी है। एकदम सही। और इसी खूबी को परखने के लिए स्लाइड 11 में एक लाइव टेस्ट का प्रश्न भी शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। चलिए, एक जिज्ञासु छात्र की तरह मैं इसे हल करने की कोशिश करती हूँ। प्रश्न है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, अकर्मक, पूर्वकालिक, द्विकर्मक या नामधातु। अच्छा, तो आप इसमें ट्रिक्स लगाइए जो हमने सीखी हैं। ठीक है, अगर हम आज की चर्चा की ट्रिक्स लगाएं, इसमें कर नहीं लगा है तो यह पूर्वकालिक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अध्यापक काम कर रहा है तो यह अकर्मक भी नहीं हो सकता। सही जा रही हैं। यहाँ ट्रिक काम आती है कि क्या पढ़ाया, पाठ, किसे पढ़ाया, बच्चों को। यहाँ दो कर्म साफ साफ मौजूद हैं, इसलिए सही उत्तर है द्विकर्मक। अरे, ये तो वाकई बहुत आसान और तार्किक हो गया। और यही इस पूरी मास्टर क्लास का असली लक्ष्य था। सच में। इस सामग्री की आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 12 में जो ब्लूप्रिंट दिया गया है वो पूरे व्याकरण को एक बहुत ही सरल गियर सिस्टम के रूप में समेट देता है। वो कैसे? पूरी भाषा सिर्फ 2 हिस्सों में बटी है। विकारी, जो हालात के हिसाब से बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी, जो हर हाल में अडिग रहते हैं, जैसे अव्यय। जो हमारा सीमेंट था। हाँ, बिल्कुल वही सीमेंट। जब कोई इस पूरे नक्शे को ध्वनि के पहले कण से लेकर वाक्य की पूरी इमारत तक समझ लेता है तो वो सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वो भाषा के असली लॉजिक को गहराई से समझ चुका होता है। बहुत ही शानदार। इस गहन चर्चा ने आज ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि हिंदी व्याकरण कोई डरावनी, नीरस या सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है।